अच्छा, क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों। एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए क्या आप सभी को आवाज वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही है क्या? आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है कि एक बार जल्दी से कमेंट कर। सर स्क्रीन ब्लैक है, ऐसा क्यों भाई? स्क्रीन तो यहाँ से सब कुछ क्लियर, एक बार बताएंगे जरा जो लोग ब्लैक कमेंट कर रहे हैं कि स्क्रीन ब्लैक है, भी सब कुछ क्लियर है क्या? एक बार बताओ जल्दी से, फिर हम सब लोग जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। नहीं सर सब सही है, ओके ऑल क्लियर, यस सर ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे और आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आप सभी को पता है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो हम लोग क्लास 6th की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्लास 6th की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। और इस एनसीईआरटी में मैंने आपके जितने भी एससीईआरटी के कुछ बेसिक पॉइंट हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, उनको मैंने इस क्लास में ऐड किया है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है वो पढ़ा चुके हैं। अब जो इससे आगे जो आज का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाने के लिए बोला था वो था पृथ्वी की गतियां। टॉपिक का नाम क्या था? पृथ्वी की गतियां, जिसको हम कहते हैं मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियां। तो अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां को पढ़ेंगे हम, मोशन ऑफ द अर्थ इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। याद रख लीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो पृथ्वी की गतियां, इस टॉपिक को हम पहले अगर पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझनी होगी भैया, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिचय। भाई पृथ्वी की गतियां पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पृथ्वी का एक परिचय पढ़ना होगा कि आखिरकार पृथ्वी है क्या। और जब जब भी हम पृथ्वी का परिचय पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला एक डाउट होता है, और वह डाउट होता है भैया पृथ्वी के आकार को लेकर के, कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ध्यान रखिएगा, तो वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है, जैसा आपको पता है कि भैया कि यहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है। यह जो पृथ्वी का आकार दिखाया जाता है, याद रख लीजिएगा, यह पृथ्वी का आकार नहीं है। यह पृथ्वी का आकार कैसा हो जाएगा? फेक हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ये जो पृथ्वी का आकार आप देखते हैं, वास्तव में पृथ्वी ऐसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बल्कि रियल में अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी का आकार ऐसा है। वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वास्तव में पृथ्वी का आकार ऐसा है, जिस पर हम बात करेंगे भैया कि ध्रुवों पे थोड़ी चपटी, ध्रुवों पे थोड़ी चपटी, आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, परेशान मत होना। ध्रुवों पे थोड़ी चपटी, और यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सा उभरी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा उभरी हुई है, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश में थोड़ी उभरी हुई है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश में, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में थोड़ी उभरी हुई है, याद रख लीजिएगा। तो विषुवत रेखीय प्रदेश में थोड़ी उभरी हुई है, ध्यान रखिएगा। और भूमध्य रेखीय प्रदेश में थोड़ी उभरी हुई है, जबकि ध्रुवों पर ध्यान रखिएगा और जो है भैया थोड़ी दबी हुई है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक ये बात? ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। यानी आप देख सकते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है। ये जो शेप आपको दिखाई जाती है झूठ है, सच आपका ये है कि पृथ्वी का आकार ऐसा है। पृथ्वी का आकार ऐसा है, इसमें दिखाया जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करेंगे पृथ्वी की आकृति एवं गतियों की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे कैसे इसके बारे में और क्या क्या बातें कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि प्राचीन काल में लोग पृथ्वी को सीधा सपाट देखकर उसे चपटा समझने की भूल करते रहे। प्राचीन काल में लोग पृथ्वी को सीधा सपाट देखकर उसे चपटा समझने की भूल करते रहे। इन एंशियंट टाइम्स, सीइंग द अर्थ एज स्ट्रेट एंड फ्लैट, पीपल केप्ट मेकिंग द मिस्टेक ऑफ कंसीडरिंग इट फ्लैट।
शुरुआत में लोग सोचते थे भैया कि पृथ्वी सीधी सपाट है, चपटी है, उसको चपटी समझने की भूल कर रहे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, 8वीं सदी में वैज्ञानिक पाइथागोरस ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से पृथ्वी के गोल होने की बात कही। इन द 6th century द साइंटिस्ट पाइथागोरस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली सेड दैट द अर्थ वाज राउंड। पृथ्वी कैसी भैया? राउंड है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर भैया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? सभी लोग ध्यान से समझो, कमेंट मत करो, ठीक है? चलो वैसे ही आओ, ये बात होगी भैया। तो 6वीं सदी में वैज्ञानिक पाइथागोरस ने प्रथम बार ऑफिशियल रूप से अनाउंस किया भैया कि पृथ्वी गोल है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज the earth is somewhat flat at the poles, that we can say that the shape of earth is elliptical। अंडाकार है, ऐसे करके अंडाकार है, ये तो ज्यादा हो गया। ऐसे करके मतलब ध्रुव पे थोड़ी चपटी हुई है और विषुवत प्रदेश में थोड़ा उभार है इसमें, ठीक है भैया? तो ये क्या है? पृथ्वी की आकृति एवं गतियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या भैया? पृथ्वी का एक परिचय। हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी का एक परिचय है। अभी हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़े, अब पृथ्वी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियली रूप किसने बताया कि पृथ्वी गोल है भैया? तो ये पाइथागोरस ने बताया, याद रख लीजिएगा। किसने बताया? तो ये बताया पाइथागोरस ने बताया। दूसरी बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि अगर बात करेंगे कि पृथ्वी आकार में 5वां तथा सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आकार में तो 5वां है। पृथ्वी आकार में कैसा है? तो पृथ्वी आकार में 5वां तथा सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर कैसा है? तीसरा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाई 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है? 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। पृथ्वी आकार में 5वां तथा सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है प्यारे साथियों। ये पेपर में पूछ ली जाती है, इसको बदल देगा वो। कैसे बदल देगा? कि पृथ्वी आकार में तीसरा तथा सूर्य से दूरी के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह, बदल देगा। जो कि वास्तविकता क्या है कि पृथ्वी आकार में तो 5वां है और सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी कितने डिग्री तक झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। इसका विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है विषुवत रेखीय व्यास। ये मान लेते पृथ्वी है, तो इसका ये वाला जो व्यास है, ये विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर तक है। 12,756 किलोमीटर है। तथा इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर है। दोनों में अंतर 43 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर। ये जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास क्या हो जाएगा? 12,713 किलोमीटर। तो 12,713 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है, 12,756 किलोमीटर विषुवत रेखीय व्यास है। दोनों में अंतर कितना है? तो दोनों में अंतर है 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। कितने किलोमीटर का अंतर है दोनों में? 43 किलोमीटर का अंतर है, याद रख लीजिएगा। इन इक्वेटोरियल डायमीटर इज इतने किलोमीटर एंड पोलर डायमीटर इज, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। अब सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है। सन इज ऑल्सो अ स्टार। सूर्य एक तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगर ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है, सूर्य को छोड़ दें, तो सूर्य के अलावा अगर देखेंगे पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन इज
प्रोक्सिमा सेंचुरी विच इज 4.22 लाइट ईयर्स अवे, जो 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो 4.22 प्रकाश वर्ष की क्या हो जाएगा भैया, दूरी पर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ यहां तक क्लियर भैया? बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करेंगे। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ यहां तक ये बात क्लियर है? तो पृथ्वी आकार में पांचवा तथा सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, इसका व्यास इतना है, ध्रुवीय व्यास इतना है, दोनों में इतना अंतर है। आगे बात करेंगे। चलो, जल की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जल की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। जबकि यहीं पर एक प्रश्न बन जाएगा कि पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन में हमारा आता है कि पृथ्वी को क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, लेकिन पृथ्वी हरा ग्रह नहीं है, पृथ्वी क्या भैया, नीला ग्रह। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। क्लियर है, बताओ यहां तक समझ में आ रहा है भैया? ठीक है भाई, क्लियर है। अरे म्यूट कर दिया था भाई, एक बार ताकि आप समझ लो यार, तुम भी गजब आदमी हो यार, मतलब हद कर रहे हो भाई, कैसे काम चलेगा ऐसे, ये बताओ। तो जल की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ द एबंडेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात क्या कहेंगे, इसके 71% क्षेत्रफल पर क्या है, जल है, और 29% क्षेत्रफल पर क्या है, स्थल है। पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर क्या है भैया, जल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके स्थल पर क्या हो जाएगा, 29% क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है भैया, भूआभ है। अर्थ शेप इज जियोड, इसी को जियोड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, GEOID, जियोड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआभ है, जियोड है, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है भैया, भूआभ है, जियोड है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 149.6 किलोमीटर। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। सनलाइट रीच द अर्थ इन 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन अगर लगे याद यहाँ पर ये बात पूछ ली जाए कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है, 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप सभी के एक बार कमेंट कर दो, यस लिख दो कि हाँ सर अब तो क्लियर है सब कुछ। हिंदी और इंग्लिश में भी क्लियर है, समझा भी रहा हूं आपको, आपकी समझ में भी आ रहा है कि करके पॉइंट। एनसीईआरटी और एसईआरटी दोनों आपको पढ़ा रहा हूं, बढ़िया से बस आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसके 71% क्षेत्रफल पर जल है एवं 29% क्षेत्रफल स्थल है। पृथ्वी का आकार भूआभ है। अर्थ शेप इज जियोड। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इतने मिनट इतने सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है, याद रख लीजिएगा।
ठीक है। मृत्युंजय कुमार कह रहे हैं सर एक बार बैक स्लाइड। अरे भैया कौन सी बैक स्लाइड, इतनी देर होगी? ये बैक स्लाइड थी, इसकी कह रहे हो क्या? मनीषा आनंद कह रही पीडीएफ कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा सभी को इसका पीडीएफ, और आपकी क्लास में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से सर्च कर लेना। किसके नाम से? एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से। सर SC/ST में चंद्रमा पृथ्वी का प्रकाश 1.25 सेकंड दिया है, तो 1.3 सेकंड और 1.25 सेकंड कितना हो गया भैया? मेरे ख्याल से इतना ही हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा 1.25 सेकंड। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा शायद, पता नहीं, ऐसे हो जाएगा, यही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है भैया, क्लियर है? चलो आगे बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? अब थोड़ा सा अब हम आएंगे प्रॉपर पृथ्वी की गतियों पर, मोशन ऑफ द अर्थ। अब हम किस पर आएंगे प्रॉपर? अब हम आ जाएंगे मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। किस पर आ जाएंगे? मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों पर आ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले अब तक की क्लास हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने अब तक की क्लास में पूरे पढ़ लिया भैया पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे, मतलब पृथ्वी की विशेषताएं, पृथ्वी के आकार को लेकर के पढ़ लिया, और ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिचय, ये हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब पृथ्वी के परिचय के बाद हम क्या आपको क्या पढ़ाएंगे? तो पृथ्वी के परिचय के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पृथ्वी की गतियां। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर पीडीएफ गलत अटैच हुआ है ऐप पर, तो मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, अब यहां तक आप बता दो एक बार सब कुछ क्लियर है, तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यहां तक एक बात क्लियर है, फिर हम सब लोग आगे बात करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं यार? देखो आप सभी लोगों ने पैसा दिया भैया, बैच खरीदा है, मेहनत से एकदम से पढ़ो, है ना? समझ नहीं समझ रहे हैं? एकदम से ढंग से चीजों को यहाँ पे पढ़ना है। तो अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करें वो टॉपिक कौन सा है? पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब पृथ्वी की गतियों के बारे में जब जब भी आपसे बात करेंगे तो यहाँ दो प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी की गतियां कितनी भैया? तो याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप एक एनिमेशन देखिए। आप बेशक ये कहते रहे कि अनुपम सर ये करते हैं, अनुपम सर ये करते रहे, दूसरों से बुराई करते रहे, लेकिन एक ईमानदारी से पढ़ाइए। जो दूसरे सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या इतनी बढ़िया एनिमेशन का प्रयोग करके आपको पढ़ा रहे हैं? मैं आपको हर चीज यहाँ पर दिखा दिखा करके पढ़ा रहा हूँ। ये देखो एनिमेशन लगाया हूँ यहाँ पे, वो देखो वहां पे एनिमेशन घूमता हुआ आपको पता चल रहा है। क्या इसी तरीके से बाकी के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं? जो बाकी के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस है, कैसी तरीके से? तो आप मेरे अंदर कमी बहुत सारी निकाल सकते हो, लेकिन यकीन मानो कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके 100% काम आएगा। ठीक है, कंटेंट अच्छा है सर, थैंक यू, ओके सिखा। ठीक है, समझो यहाँ पे। तो अब कह रहा है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, मोशन ऑफ अर्थ आर टू टाइप्स। नंबर 1 घूर्णन, एक नंबर 2 परिक्रमण। घूर्णन को बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन को क्या बोलते हैं? रोटेशन। एंड परिक्रमण को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भैया? रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आगे भी पढ़ाऊंगा, पहले आप यहाँ पे अंतर समझ लीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये पृथ्वी का एक अक्ष है, हमने आपको बताया था ऐसे करके काल्पनिक अक्ष है। इसके चारों ओर ऐसे करके पृथ्वी घूम रही है, इसके चारों ओर ऐसे करके पृथ्वी घूम रही है। आपको पता है पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो ऐसे पृथ्वी घूमती रहेगी। तो ये वाली जो गति है, ये वाली गति क्या कहलाएगी? तो ये वाली गति कहलाएगी घूर्णन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये वाली गति? तो ये वाली गति कहलाएगी घूर्णन गति कहलाएगी। इसको हम कहेंगे रोटेशन मोशन। क्या कहेंगे इसको? रोटेशन मोशन कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब ये पृथ्वी इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा करती है, ये क्या भी है? ये भी है सूर्य, सन, और ये क्या भी है? पृथ्वी। रोकना इसको इम्पॉसिबल है। अरे रुक जा, अरे
नहीं रुक रही भाई, ये तो है दौड़ रही लगातार। तो ऐसे जब ये पृथ्वी जो है सूर्य के ऐसे इस एक वे में जब ये घूम रही है, तो ये पथ कौन सा है? पथ है दीर्घ वृत्ताकार, लॉन्ग इलिप्टिकल वेव्स। अभी दीर्घ वृत्ताकार पर घूम रही है भैया, तो ये वाली जो गति है, इस वाली गति को क्या कहेंगे? तो इस वाली गति को हम कहेंगे परिक्रमण गति। क्या कहेंगे भैया? परिक्रमण गति। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन मोशन। क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन मोशन। तो ये तो हो जाएगी ये तो हो जाएगी घूर्णन गति, और ये क्या हो जाएगी भैया? परिक्रमण गति। ठीक है भैया, देख लिए ना, अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही होगी तो उसको हम कहेंगे घूर्णन गति, और जब दूसरे के चारों परिक्रमा ऐसे कर रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? इसको हम कहेंगे परिक्रमण गति। कोई इस तरीके से अपनी पीपीटी में एनिमेशन लगा करके आपको पढ़ाएगा नहीं, आप बेशक 100 गलतियां निकाल लेना मेरे अंदर। समझ रहे हैं? क्लियर भैया? सच में आज की क्लास बेस्ट है बहुत। अरे सारी क्लासेस बेस्ट होंगी, आप टेंशन मत लो। क्लियर कर दो एक बार सभी लोग, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। क्लियर सब कुछ? एक बार कमेंट कर दो, एक बार यस लिख दो। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। ये सब कुछ आपको पीडीएफ आपके ऐप में ही मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। मेरे नाम से टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह हमारी टीम वहीं पर एक्टिव रहती है। एसएसटी में पढ़ाता हूँ, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर है, आगे बात करेंगे। अब थोड़ा इसको तो हटाते ही, तो कुछ ज्यादा हिंदी में लिखा है, अब यहाँ पे थोड़ा समझना। हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो बताया था पृथ्वी की गतियां कितनी होती हैं भैया? 2 होती हैं। एक तो होती है घूर्णन गति, ध्यान रखिएगा, और एक दूसरी क्या होती है भैया? परिक्रमण गति होती है। पहले आप एक बार इनको जरा पढ़ लें, फिर हम आगे बात करेंगे। एक बार जरा इसको पढ़ लें, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, समझ में आए? अब थोड़ा समझो। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहेंगे? घूर्णन या परिभ्रमण गति कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये शब्द क्या है? परिभ्रमण है, और जबकि ये शब्द क्या है? परिक्रमण। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। परिक्रमण गति अपने आप में अलग गति है, घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं, एक दूसरा नाम है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन और रिवॉल्यूशन। गलत करा, रिवॉल्यूशन नहीं, इज कॉल्ड रोटेशन मोशन। इसको क्या कहेंगे? रोटेशन मोशन कहेंगे। अब अपने अक्ष पर है तो पृथ्वी की घूर्णन गति का समय 24 घंटे होता है, जो एक दिन और रात के बराबर होता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमेगी? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और 24 घंटे में क्या होता है? एक दिन और रात हो जाता है। तो द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ इज 24 आवर्स विच इज इक्वल टू 1 डे एंड 1 नाइट, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेली मोशन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण के बारे में समझना कि जब पृथ्वी सूर्य के चार ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन मोशन। इसको हम क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन मोशन कहेंगे, याद रख लीजिएगा। क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन मोशन कहेंगे। इस गति के द्वारा ऋतु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन होता है। सीजन चेंज एंड वेदर चेंज हैपन थ्रू दिस मूवमेंट। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन कौन सी गति के द्वारा होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो परिक्रमण गति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? परिक्रमण गति के द्वारा होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, दिखाई नहीं दिया? ठीक है,
तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर है तो ये कहानी है, और टोटल बोलो क्लियर, समझ में आ गया। वेदर चेंज एंड सीजन चेंज, बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा जाए कि दिन और रात की घटना कौन सी गति के द्वारा होती है, तो दिन और रात की जो घटना होगी वो घूर्णन या परिभ्रमण गति के द्वारा होगी। लेकिन मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन कौन से के द्वारा होगा, तो ये परिक्रमण गति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, परिक्रमण गति के द्वारा यहाँ पर होगा, ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है। कविता कुमारी जी समझ में आ गया? यस सर, आपकी समझ में आना ज्यादा जरूरी है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे और समझना कि पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन गति का समय 23 घंटे 56 मिनट 43 सेकंड है। वास्तविक में समय कितना है, तो पृथ्वी की वास्तविक घूर्णन गति का समय 23 घंटे 56 मिनट और 43 सेकंड। द एक्चुअल रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ इज 23 आवर्स 56 मिनट एंड 43 सेकंड। जिसको हम कहते हैं ना कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में एक चक्कर नहीं लगाती, 23 घंटे में एक चक्कर लगाती है। क्या बनाती है, 23 घंटे में एक चक्कर लगाती है। आप समझाएं और समझ में ना आए तो हो ही नहीं सकता सर। क्या बात है बबीता जी, ये बात बाकी के बच्चों को भी बताओ, ये लोग समझते नहीं है। ठीक है, दूसरे लोगों से मेरी बुराई करते हैं कि अनुपम सर बेकार पढ़ाते हैं। आज अच्छा ही करना, सनी सर की क्लास में मेरी बुराई करते हो ना कि अनुपम सर गुस्सा करते हैं, पढ़ाते नहीं अच्छे से। आज की क्लास में पढ़ाना, बोले सर आज अनुपम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। समझ रहे हो। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ये एक बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इसी गति के कारण ज्वार भाटा आता है तथा समुद्र के पानी का छलकना भी होता है। समुद्र का पानी कैसे छलकता है भैया, तो समुद्र का पानी छलकता है इसी गति के कारण। ज्वार भाटा आता है इसी गति के कारण, दिन और रात होते हैं इसी गति के कारण। जबकि यहां अगर बात करेंगे तो परिक्रमण की गति का समय होता है 365 दिन 6 घंटा होता है, जो एक वर्ष के बराबर होता है। इसलिए इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इसलिए इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो हमने क्या कहा, 365 दिन 6 घंटा होता है एक वर्ष, इसलिए इस गति को परिक्रमण गति नहीं, इसलिए इस गति को, माफ करिएगा, इसलिए इस गति को वार्षिक गति कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वार्षिक गति। क्यों, क्योंकि 365 दिन में एक चक्कर लगा रहा है, और 365 दिन में क्या होती है, एक साल होती है, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। अच्छा सर, आपका नाम गुस महाराज कुछ लोग रखे हैं। अच्छा है रे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हैं? इतना बढ़िया नाम है, बताओ मेरा अनुपम है। आप बताओ, गुस्सा वाला रख दो, कैसे काम चलेगा जी, बताओ। इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको। The time rotation of speed is 365 days 6 hours which is equal to 1 year. So this speed is also called yearly motion. Yearly, EYEARLY, ठीक है भैया, yearly motion, दैनिक गति। ठीक है, बताओ क्लियर है, नोट कर लो एक बार फटाफट से जल्दी से कि हाँ सर ये बात यहाँ पर एकदम क्लियर है, परफेक्ट समझ आना चाहिए। नोट करो फटाफट से, जब तक 10 सेकंड में जल्दी से।
क्लियर भाई? सर अच्छे हैं तो सब लोग सर की तारीफ करोगे। अच्छा ठीक है, चलो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा आगे और चीजों को क्या डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक ये पॉइंट आप कभी कभी पूछ सकते हो कि अरे सर ये क्या हुआ सर, ये है अगर एनसीईआरटी का पॉइंट है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा बताओ। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। भाई पृथ्वी ऐसे ही तो घूम रही है, ऐसे तो घूम रही है। अब घूमना बंद कर दे तो ऐसे रहे, तो जो सामने सो सामने, जो पीछे सो पीछे जी। और इसमें अंतर क्या हो जाएगा, दिन रात नहीं बदलेंगे और कुछ समय के बाद ऋतुएं भी नहीं बदलेंगी, ऋतु चलेंगे नहीं, है ना। इसी तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो 6 घंटे एक साल के, 6 घंटे दूसरी साल के, 6 घंटे तीसरी साल के, 6 घंटे चौथी साल के, 6 चौक 24, कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। और जब 24 घंटे हो गए तो 24 घंटे बराबर एक दिन। इसलिए आपने सुना होगा प्रत्येक 4 साल के बाद में फरवरी कितनी होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या कहते हैं, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी गोल है, और ये बात आर्यभट्ट ने ही बताई थी, याद रख लीजिएगा। आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री थे, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि एक ज्योतिषी भी थे, खगोल विज्ञान का भी इनको अच्छा जानकारी थी। ये एक गणितज्ञ भी थे आर्यभट्ट, गणितज्ञ भी थे, गणितज्ञ थे, ज्योतिषी थे आर्यभट्ट। ठीक है, फीडबैक दिया करो सर 5 स्टार। कहाँ देते हो बताओ जी, पिछली बार कल फीडबैक की रेटिंग आई बड़ी कम आई यार, हैं आप लोग यार। फीडबैक नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। नूर सर अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे हैं, सीटेड क्लास देखें सर का, है ना। ठीक है, धन्यवाद रितु जायसवाल जी। 28 दिन का कब होता है फरवरी, अरे प्रमोद कुमार जी फरवरी 28 का ही होता है। इस बार साल भी तो फरवरी 28 का था, अगले साल भी फरवरी 28 का होगा। मैं दी थी सर 5 स्टार, रोजाना 5 स्टार रैंक कर दिया करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। 5 स्टार रेटिंग, फाइव स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। तो ये भी एक डाउट हो जाएगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। चलिए भैया, अच्छा अब ऐसे थोड़ा मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भूल गया था, बहरहाल इसको मतलब कुछ है नहीं खास, मैं इसको अलग से आपको समझा दूंगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं यहाँ से, इसका मतलब क्या वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा अभी। अब थोड़ा समझना है, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा किस पे आ जाते हैं, अब व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, थोड़ा समझना ध्यान से। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बंधु कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की गतियां। क्या पढ़ाया, तो टॉपिक आपको पढ़ाया पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ। अभी हमने आपको पढ़ा दिया पृथ्वी की गतियों में 2 बातें पढ़ा दी। एक तो पढ़ाई हमने आपको क्या भैया, पृथ्वी की घूर्णन गति पढ़ाई। क्या पढ़ाई भैया, घूर्णन गति पढ़ाई, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, रोटेशन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन बोलते हैं। दूसरे हमने क्या बताया भैया, घूर्णन गति, और दूसरी क्या बताई, परिक्रमण गति। क्या बताई भैया, परिक्रमण गति पढ़ाई। रिवोल्यूशन मोशन पढ़ाया, रिवोल्यूशन मोशन, ये दोनों हमने आपको पढ़ा दी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे अगले पेज पर चलेंगे थोड़ा सा। जैसे हमारे यहाँ पर क्या, ये हमारे यहाँ पे पृथ्वी, याद रख लीजिएगा, ये क्या हमारे यहाँ पे पृथ्वी,
नीचे लिखता हूं यहाँ पे, ये क्या हमारी पृथ्वी अर्थ। थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों को समझना। दूसरी बात, यहां पर क्या है हमारा, यहां पर ये हो जाएगा हमारा सन, क्या हो जाएगा भैया, सूर्य। क्या हो जाएगा, सन यानी सूर्य। अब याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी तो आपको पता है घूमती है, तो याद रख लीजिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, ये क्या 0 डिग्री भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, तो ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा बाद में, कि जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ता है, when the sunlight is perpendicular to equator line, that condition day and night position are remain same। इस दिन क्या होगा, तो लिख सकते हैं भैया कि जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है यानी सीधा पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, तो उस दिन क्या होगा, दिन और रात की घटना क्या होगी, बराबर होगी। दिन और रात बराबर होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। और ऐसी घटना कब होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रख लीजिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को यह घटना होगी। कब होगी ये घटना, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को यह घटना होगी। और इसको क्या कहते हैं, विषुव भी बोलते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स, EQUINOX। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाते वक्त शायद समझाया होगा। इसी घटना को क्या कहते हैं, हम विषुव कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अब जब पृथ्वी उत्तर की तरफ चलती है, जिसको सूर्य का उत्तरायण कहते हैं, सूर्य का क्या कहते हैं, जब ये सूर्य क्या होंगे, ये उत्तरायण होंगे, उत्तरायण। हालांकि सूर्य कभी उत्तरायण नहीं होते हैं, सूर्य तो अपनी जगह एक जगह फिक्स हैं, लेकिन पृथ्वी उत्तर की तरफ चलती है। एंड जब सन क्या होंगे, जब सूर्य हो जाएंगे हमारे दक्षिणायन, क्या हो जाएंगे, दक्षिणायन हो जाएंगे, यानी जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो सूर्य तो जाएंगे नहीं दक्षिण की तरफ, पृथ्वी जाएगी, इसीलिए कहते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो सूर्य का प्रकाश कहां पड़ेगा, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा। तो इस दिन क्या होगा, तो यहां लिख सकते हैं कि जब, यहां लिख लीजिएगा, दूसरी लाइन आप लिख लीजिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा, तो उस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा भैया, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, जिसको कहेंगे 21 जून कहेंगे। क्या कहेंगे, 21 जून कहेंगे, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, ऐसे ही सन जब दक्षिणायन होंगे, यहाँ पे मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा पर, तीसरी लाइन लिख लीजिएगा कि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होंगे, तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा भैया, सबसे बड़ा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, इस तिथि को हम कहते हैं 22 दिसंबर। तो दो तिथि ध्यान रखिएगा, एक तो तिथि याद रखिएगा 21 जून, दूसरी तिथि 22 दिसंबर, तीसरी और चौथी तिथि 21 मार्च और 23 सितंबर। 4 तिथि आपको याद करनी पड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। बात क्लियर है। और दिन और रात कब बराबर होंगे, तो दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। और ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। मेरा बर्थडे 22 दिसंबर को, बहुत बढ़िया। तो याद रख लीजिएगा उस दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये चारों तिथि आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से कमेंट कर दो, एक बार फिर से कमेंट कर दो अगर ये चारों चीजें आपकी समझ में आ गई तो एक बार बता दो यहां पर। ये चारों चीजें 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखिएगा, अब कक्षा 6 की एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन ये आगे थोड़ा एडवांस में पेपर में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा सर, कल ही है क्या भी है, कल, अच्छा कल 21 जून है क्या, हाँ जी, तो बिल्कुल सही है, कल 21 जून है। ध्यान रखिएगा, तो कल क्या होगा भैया, एक तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और कल 21 जून को क्या मनाते हैं, योग दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया, योग दिवस भी मनाते हैं 21 जून को। ठीक है, अच्छा अब जब शुरुआत में ध्यान रखिएगा, भूगोल में 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है या ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है।
तो आज तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में यानी सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और सूर्य से पूरा प्रकाश सब कुछ बाकी के ग्रहों को मिलता है। लेकिन शुरुआत के दौर में ध्यान रखिएगा ये बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए दो सिद्धांत बड़े फेमस हुए। एक सिद्धांत का नाम था पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना और दूसरे सिद्धांत का नाम था सूर्य केंद्रित परिकल्पना। जो पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना थी इसको हम कहते थे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी याद रख लेना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और जो सूर्य केंद्रित परिकल्पना थी कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। उल्टा लिख दिया कि सर मैंने, इंग्लिश में एक बार देख लेता हूं, इंग्लिश मेरी बड़ी कमजोर है भाई। हाँ उल्टा ही लिख दिया, ठीक है। जो पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना कहते हैं। सूर्य केंद्रित परिकल्पना, अनुपम जा ये किसने दिया, डट जाओ मेरी माता डट जाओ, अभी किसने दिया अभी समझा ही रहा हूं, बताऊंगा इस पे तुरंत क्वेश्चन, तुरंत समझना मत, यहाँ पे क्वेश्चन कर देना माता, समझ लो, रुक जाओ जरा। सूर्य केंद्रित परिकल्पना को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या कहते हैं भैया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को कहते हैं सूर्य केंद्रित परिकल्पना, जियोसेंट्रिक थ्योरी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना। एक एक करके यहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में। पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना के बारे में समझना कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन मिस्र यूनानी परंपरा के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम था, क्लॉडियस टॉलमी। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन मिस्र यूनानी परंपरा के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, एवं सूर्य व अन्य ग्रह इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ध्यान रखिएगा। द जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय क्लॉडियस टॉलमी, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ इजिप्ट ग्रीक ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अर्थ इज एट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन एंड अदर प्लांट्स रिवॉल्व्स अराउंड इट। कालांतर में अरस्तु ने भी इसी सिद्धांत को स्वीकारा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो पृथ्वी केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन टॉलमी ने किया था। और इसका समर्थक कौन था, इसको सपोर्ट कौन करता था, अरस्तु भी पहले करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्या था ये सिद्धांत, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये देख लो, ये थी जियोसेंट्रिक थ्योरी मानचित्र में, यानी पृथ्वी केंद्र में और सूर्य क्या कर रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है, साथ साथ और बाकी के ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, टॉलमी और अरस्तु। लेकिन वास्तव में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये है कि सूर्य केंद्र में और पृथ्वी उसकी परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है और पृथ्वी साक्षात फिर सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य केंद्रित परिकल्पना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। द हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट revolutionized द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इन 1543 में इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, कोपरनिकस ने किया और बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। इन 1543 the exponent of this concept Copernicus told not the earth but the sun is at the center of the universe and the earth and other planets revolves around it. As a result Copernicus was called the father of modern astronomy. समझ में आ गया, इतनी सी बात है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सूर्य केंद्रित परिकल्पना और ये क्या, सूर्य भी घूमता है, बिल्कुल घूमता है, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य अपने अक्ष पर घूमते हुए अपना एक चक्कर पूरा करता है। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य अपना एक चक्कर पूरा करता है, जो आकाश गंगा के एक चक्कर के बराबर होता है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष, इसको कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, ये दोनों मानचित्र भी आप यहां पे देख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, एक में सूर्य केंद्र में, एक में सूर्य वहां पे परिक्रमा कर रहा है। क्लियर है जी, यस लिख दो। बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब एक घटना और होती है, ध्यान रखिएगा, जिस घटना को हम कहते हैं, सर नोट करने दीजिए, मैं इसकी पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है, चिंता मत हो रही, और आपकी ऐप की लिंक में भी डलवा दूंगा।
चाहे चाहो तो नोट कर सकते हो। लो भैया, पहले आप कर लो पृथ्वी की परिकल्पना को नोट कर लो। ये नोट हो जाए तो एक बार डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है भैया, हो गया डन। चलो अब इसको नोट कर लो। अब इस सूर्य केंद्रित परिकल्पना को नोट कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया। चलो हो गया जी। अब थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके एक पेपर में और ये चीज आती है, ध्यान रखिएगा। जिस चीज को हम कहते हैं अपसौर कहते हैं, एपीलियन कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते समय सर्वाधिक दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर पर हो तो उस घटना को अपसौर कहते हैं, तथा यह घटना प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते समय सर्वाधिक दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर पर हो तो उस घटना को अपसौर कहते हैं, तथा यह घटना प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। याद रख लीजिएगा, तथा यह घटना कब होती है भैया? प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। आपके पेपर में पूछा जाएगा कि अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या अपसौर, बीच की दूरी ज्यादा है सूर्य और पृथ्वी के 15.20 करोड़ किलोमीटर, और जब ये दूरी कम होगी तो उसको क्या कहेंगे? 14.70 करोड़ किलोमीटर, उसको हम कहेंगे उपसौर कहेंगे। ऐसे करके देख सकते हो। सूर्य के चारों ओर घूमते समय जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक हो, 14.70 करोड़ किलोमीटर पर हो, तो उस घटना को ध्यान रखिएगा, हम क्या कहेंगे? उस घटना को हम उपसौर कहेंगे। यह घटना कब होगी? 3 जनवरी। याद रख लीजिएगा, अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है, और उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और एक बात याद रख लीजिएगा, अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? एपिसाइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एपिसाइड रेखा कहते हैं। अपसौर और उपसौर की घटना को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भैया? एपिसाइड रेखा कहते हैं। याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं भैया? एपिसाइड रेखा कहते हैं। तो ये हो गया जी आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फिर हम सब लोग आगे चलेंगे। अब तक की क्लास आपकी पूरी समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ज्योग्राफी में बढ़िया समझ में आ रही है एकदम से? तो अब तक की क्लास में आपकी कंप्लीट समझ में आ गई। 3 जैन को ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना? अच्छा साउथ में होता है, मतलब पृथ्वी भी तो घूमती है, जरूर थोड़ी ना सूर्य के सामने ही हो। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले सवाल का जवाब दीजिए।
पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट या कंसीडर दी गिवन स्टेटमेंट। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। दोनों कथन सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता है 1 और 2 दोनों कथन इसके क्या हो जाएंगे भैया? सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। सी क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। रोजाना के रोजाना प्रश्न भी करा रहा हूं। दूसरे प्रश्न का जवाब दो। थ्योरी तो आपको पेड बैच में ध्यान रखिएगा, थ्योरी तो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन मेरी तरह थ्योरी के साथ रोजाना एमसीक्यू बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मेरी क्लास को आप बहुत सीरियस लें और ध्यान से पढ़ें। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है? तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब अगले सवाल का जवाब दो जल्दी से। ठीक है। कह रहा है प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह व्रत जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह व्रत जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति का ज्ञात होता है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो दिन और रात को विभाजित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त व्रत कहते हैं। याद रखिएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पता? अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब दिया है जी। नहीं पता तो याद कर लीजिए जी। सवाल संख्या 4, चौथे सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ चेंज इन सीजन्स? नंबर फर्स्ट करा है चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है ही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण या उपरोक्त सभी। तो देख के पता चला है कुछ लोग देखो कोई कुछ जवाब दे रहा है, कोई कुछ जवाब दे रहा है। अरे ए जवाब होगा, ऋतु परिवर्तन होगा सूर्य के चारों ओर घूमने से। पता नहीं क्या जवाब दे रहे हो आप लोग यार। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। मेरी बुराई करने से काम नहीं चलेगा। पढ़ना तो मुझसे ही पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस बड़े से प्रश्न को पढ़ो, 5वें सवाल को, बड़े से प्रश्न को पढ़ो। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो हमने आपको कहा था पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे? हम उत्तर अयनांत कहेंगे, नॉर्थ सोलिस्टिस कहेंगे। 21 जून को क्या कहते हैं? नॉर्थ सोलिस्टिस कहते हैं। या इसी दिन को हम क्या कहते हैं? या इसी दिन को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसी दिन को? कर्क संक्रांति ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले और छठवें सवाल का जवाब दो। चलिए छठवें सवाल का जवाब दो। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू दी सदर्न सोलिस्टिस कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दी साउथ पोल इज इनक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। अगर दक्षिण अयनांत की बात होगी तो दक्षिणी ध्रुव तो झुका ही होगा। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है। इस दिन क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन नहीं होगा, बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा यहाँ पर सही है। तो सी इसका जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट तरीके से प्रश्न को समझो और एकदम से उत्तर दो इसका। समझ रहे? परफेक्ट तरीके समझो और सीधा आंसर करो कि हाँ जी सर यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। 7वें प्रश्न का जवाब दो कि विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द इक्विनॉक्स। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल पड़ेंगी, तभी तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व की घटना बनेगी। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य को नहीं झुका होता है। बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त सभी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो गलत ही होगा। इतना पढ़ा दिया हूं लेकिन फिर भी उत्तर गलत ही है आपके। इतना पढ़ा दिया फिर भी उत्तर क्या हो जाएगा? गलत ही होगा। कैसे काम चलेगा बताओ? 8वें सवाल का जवाब दो। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर्स? 365 दिन, 66, 64, 68 दिन। बताओ, इसका तो जवाब दे दो। बी जवाब दे रहे हैं, 366 दिन बिल्कुल सही है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लीजिए साहब, ये पूरे आपके क्वेश्चन भी खत्म हुए, थ्योरी भी आपकी खत्म हो गई। तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। आप सभी से मेरा निवेदन है प्यारे साथियों, रेटिंग के लिए आपसे क्लास एंड में पूछा जाता है कि टीचर ने आपको कैसा पढ़ाया। 5 स्टार रेटिंग आप मुझे वहां पर जरूर दें भैया, और कमेंट बॉक्स में वहां पे एक लिखा जाता है कि सर ने कैसा पढ़ाया, कमेंट जरूर करें। कल हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कल और ऊर्जा के साथ में नए टॉपिक को पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, नमस्कार, राम राम, राधे राधे।